Good morning to all. So today's topic is bleeding disorder. First, what do you understand by bleeding disorders? Anyone? क्यों होती है bleeding? What is the role of platelets? Clotting कराने में. तो अगर प्लेटलेट के फंक्शंस या प्लेटलेट्स का काउंट कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. उसका प्लेटलेट के काउंट्स, प्लेटलेट का फंक्शन, प्लेटलेट की एग्रीगेशन स्टडीज, इन सब में किसी में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आएंगे. ब्लीडिंग को अंडरस्टैंड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए 4 फेजेस होते हैं. उन फेजेस को अगर समझ लोगे तो उनके जो डेफिशिएंट, उनके जो एजेंट्स, उनके जो रिएजेंट्स की डेफिशिएंसीज होगी उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी. ठीक है. सो सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई इंजरी होती है या वेसल्स डैमेज होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, न्यूरॉन्स, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वेसल्स का क्या करते हैं, वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझते हो? वेसल्स में क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, एंडोथेलियल, मायोथेलियल और सबसे पहले क्या होते हैं, एंडोमेट्रियल एंडोथेलियम लाइनिंग, देन मायोथेलियल लाइनिंग और लास्ट पेरिथेलियल लाइनिंग. जो मायोथेलियम होती है वो क्या होती है, वो मसल्स होते हैं. मसल्स क्या करेंगे, मसल्स हेल्प करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में. ठीक है. जब भी वेसल्स डैमेज होंगे, वेसल्स की इंजरी होगी, सबसे पहले क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, जो वेसल्स में ब्लड का फ्लो है वो वहीं क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि वेसल्स स्पाज्म हो गए तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी. लेकिन अभी डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, सिर्फ ब्लड का जो फ्लो है वो रुका है. ठीक है. उसके लिए मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, मसल्स को सिग्नल्स आएंगे, मसल्स कॉल्ड वेसोस्पाज्म. ठीक है. देन क्या होगा, जो वेसल्स डैमेज होते हैं, वेसल्स एंडोथेलियल लाइनिंग पे वेस्कुलर फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिएजेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं. उसके रिलीज होने से क्या होगा, प्लेटलेट्स के जो ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और प्लेटलेट्स क्या होंगी, उस वेसल्स के जो एंडोथेलियल होते हैं उससे एडहियर होना शुरू करेंगी. 3 चीजें होती है, सबसे पहले वेसल्स आके अटैच होंगी, फिर वेसल्स अपने आप को एडहियर करेंगी एंड फाइनली इट फॉर्म अ कोगुलम. ठीक है. एक कोगुलम बनेगा, उससे क्या होगा, वेसल्स को टाइम मिलेगा और वो अपनी जो इंजरी हुई है उसको हीलिंग करने के लिए वो हीलिंग प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी. उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स जब एग्रीगेट होंगी, प्लेटलेट्स एडहियर होने के बाद प्लेटलेट्स रिलीज करेंगी कोगुलेशन कैस्केड्स. ठीक है. प्लेटलेट्स फैक्टर्स रिलीज करेंगे, उसके बाद सिस्टम जो एक्टिवेट होगा दैट इज कोगुलेशन सिस्टम. वो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड लास्टली वेसल्स जो होंगी वो रिपेयर होगी, एक क्लॉट बन जाएगा. अब क्लॉट बन गया, वेसल्स क्लॉट होने से क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई. लेकिन अगर वो क्लॉट एक्सिस में बनता रहेगा तो क्या होगा, अब एक्चुअली जब ऑर्गन को टिश्यू ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, सप्लाई की जरूरत होगी और वो क्लॉट जो होगा अगर वो वहां से नहीं हटा तो उस ऑर्गन को सप्लाई नहीं मिलेगी एंड फाइनली क्या होगा, इस्चीमिया में जाएगा ऑर्गन. ठीक है. तो उसको रिमूव करना भी जरूरी है. उसके लिए क्या एक्टिवेट होगा, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम. ठीक है. तो पूरी प्रोसेस के लिए 4 मैकेनिज्म की जरूरत होती है. सबसे पहले जो वेसल्स की अपनी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन फेज, देन प्लेटलेट का रोल, थर्डली कोगुलेशन सिस्टम एंड लास्टली फाइब्रिनोलाइटिक. समझ में आ रहा है? अगर इनमें से किसी भी फेज में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लॉटिंग डिसऑर्डर डेवलप होंगे. ठीक है. सो हीमोस्टैसिस मीन्स, हीमो मीन्स ब्लड, स्टैसिस मीन्स फ्लो. तो ब्लड के फ्लो को जो मेंटेन करता है, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोस्टैसिस. इट इंक्लूडेड 4 फेज. फर्स्ट इज वेस्कुलर फेज, सेकंड इज प्लेटलेट, थर्ड इज कोएगुलेशन एंड लास्ट वन इज फाइब्रिनोलिटिक फेज. ठीक है. Whenever vascular injury occurs, 2 mechanisms are activated. First is neural and second one is tissue factor.
न्यूरल एक्टिवेट होगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल एक्टिवेशन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ। वेसल्स, जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, प्लेटलेट फॉर्म होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन फॉर्मिंग अ होमोस्टैटिक प्लग, फाइनली प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा एंड कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट, टिश्यू फैक्टर रिलीज। ये सारी की सारी मैकेनिज्म अपने आप में इंटरमिंगल है, एक दूसरे को हेल्प करेगी प्रमोट करने में, एक्टिवेट करने में, और फाइनली लास्ट में ये सारा डीएक्टिवेट होगा, फाइब्रोलिटिक सिस्टम एक्टिवेशन होगा। ठीक है। सो कोआगुलेशन कैस्केड, फिब्रिन फॉर्मेशन एंड फॉर्मिंग अ स्टेबल हीमोस्टैटिक प्लग। इस पूरे में हम लैब टेस्ट क्या क्या कराएंगे हम? सीबीसी में हम क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स की काउंट्स क्या हैं, बीटी और सीटी। बीटी इज ब्लीडिंग टाइम, सीटी इज कोआगुलेशन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है। दीज आर द लैब टेस्ट जो कि हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को देखने के लिए करते हैं। प्लेटलेट की स्टडी के लिए हमें क्या कीजिए? फर्स्ट वन वी सी कि मॉर्फोलॉजी क्या है, सेकंड वन उसके फंक्शंस, एंड थर्ड वन इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मींस प्लेटलेट के जो मेम्ब्रेन होती है उस पे एंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर उनसे एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगे तो प्लेटलेट्स अपने रोल को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टू सी कि प्लेटलेट्स के लिए कोई एंटीबॉडीज जो डेवलप नहीं हुए, वो एंटीबॉडीज देखने के लिए भी टेस्ट है। तो प्लेटलेट्स जो कि प्लेटलेट स्टडी में आते हैं। सो प्लेटलेट स्टडी वी हैव टू लुक मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड एंटीबॉडीज। नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होती है? सबसे पहले रिस्पॉन्स टू वेसल इंजरी, फर्स्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए जो एंडोथेलियम होती है वो रिलीज करती है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो कि बाइंड करता है डैमेज वेसल्स एंड प्लेटलेट्स। देन एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड विद जनरेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज फाइब्रिनोलाइसिस, दैट इज क्लॉट ब्रेकडाउन। Normally, the ingredients called factors act like a row of dominoes toppling against each other to create a chain reaction. If one of the factor is missing, this chain cannot be processed. So, bleeding disorders को समझने के लिए simple इसकी जो mechanism है उसको समझो। अगर उसमें किसी भी एक factor की भी deficiency होगी, so bleed जो आपका proper vasoconstriction के साथ जो mechanism है वो नहीं हो पाएगी और finally bleeding occur. So first is vascular phase. When a blood vessel is damaged, vasoconstriction results. Platelet phase, platelet adhere to the damaged surface and form a temporary plug. Coagulation, through two separate pathways, the conversion of fibrinogen to fibrin occur. This is the clotting mechanism. इसमें दो pathways होते हैं, एक intrinsic एक extrinsic. Intrinsic जो होता है वो क्या होता है? Whenever जब भी vessels exposed होते हैं collagen से, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये रिलीज होता है। दीज आर द कोएगुलेशन फैक्टर्स। एंड कितने कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं? 13, टोटल इज 13। वो 13 फैक्टर्स की एक कैस्केड्स होती है, वो पूरा रिलीज होगा और उसके साथ आपकी फिब्रिन फॉर्मेशन तक पूरा एक कैस्केड रन करता है। जो मेन जहां पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवेज मिलते हैं, दैट इज फैक्टर 10th। तो अगर किसी में फैक्टर 10th की डेफिशिएंसीज होगी तो उसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही पाथवेज एक्टिवेट नहीं होंगे। फाइनली उसका लैब जब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? पीटी और एपीटीटी बोथ। ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे के अगर ये सारे फैक्टर 12th, 9th, 11th एंड 8th इनमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो क्या इंक्रीज होता है? पीटीटी। और जब एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंक्रीज होता है पीटी। ठीक है। सो फैक्टर 12th इज कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12th, देन इट जनरेट फैक्टर 11th, फैक्टर 11th अगेन कन्वर्ट फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 11, फैक्टर 11 का एक्टिवेटेड फैक्टर 11 इंड्यूस 9th, एंड देन 9th कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 9, एंड देन फैक्टर 8 बाय विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8 activated factor 10, and factor 10 convert prothrombin into thrombin, and thrombin क्या करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो फर्स्ट फैक्टर इज फिब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज थ्रोम्बिन। ठीक है। एंड एक्सट्रिंसिक में जब भी एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7th की हेल्प से फैक्टर 10th को एक्टिवेट करते हैं, एंड फाइनली ये पूरी मैकेनिज्म चलती है। ठीक है।
ये पाथवेज इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते कि फैक्टर 12th के बाद आप फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर दो, नहीं। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंगली सारे कैस्केड्स रन करते हैं। सो फैक्टर 12th के बाद 11th एक्टिवेट होगा, 11th के बाद 9th, एंड विद द हेल्प ऑफ 8th फैक्टर 10th एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। And lastly, fibrinolytic phase, that is anti-clotting mechanisms are activated to allow clot disintegration and repair of the damaged vessels. Again, hemostasis depend upon vessel wall integrity, adequate number of platelets, proper functioning platelets, adequate level of clotting factors and proper function of fibrinolytic pathway. So laboratory evaluation में हम क्या क्या देखेंगे? Platelet count, bleeding time, prothrombin time, partial thromboplastin time and thrombin time. So normal platelet count is 1.5 से 4 and 1. नॉर्मली जो होता है 1.5 से कम मानते हैं, लेकिन कुछ बुक्स 1 लाख से नीचे मानते हैं कि 1 लाख से नीचे होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। 50,000 से माइल्ड एंड मोर देन 50, लेस देन 50 इज सीवियर। प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की सिचुएशन कब आती है? कब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है? कम, कितना कम? अलग अलग बुक्स अलग अलग बोलते हैं। सम बुक्स से 50,000 से बिलो, अगर पेशेंट को 50,000 से बिलो है और सिम्टोमेटिकली है, देन इट रिक्वायर प्लेटलेट्स। अदरवाइज लेस देन 20,000 से बिलो तक हम वेट कर सकते हैं अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो, ठीक है। So bleeding time provide assessment of platelet count and function. Normal value is 2 to 8 minutes. Prothrombin time measure effectiveness of the extrinsic pathway and normal value is 10 to 15 seconds. Partial thromboplastin time measure effectiveness of intrinsic pathway and normal value is 25 to 40 seconds. नॉर्मली अभी जो BTCT है, दैट इज ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम, अभी ऑब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली अब हम PT और APTT जो मशीन्स हैं उसके थ्रू हम PT और APTT को ही करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज थ्रोम्बिन टाइम? टाइम फॉर थ्रोम्बिन टू कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ fibrinolytic pathway and normal value is 9 to 13 seconds. So what causes bleeding disorder? इन चारों ही फेजेस में कोई भी इश्यू होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। वेसल्स डिफेक्ट क्या होंगे? जो वेसल्स की हीलिंग में या वेसल्स की इंजरी को प्रमोट करेंगे। सो फर्स्ट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी क्यों जरूरत होती है? क्या रोल होता है विटामिन सी का? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट इज डिफरेंट। रोल क्या होता है? क्या करती है ये? कोलाजन फॉर्मेशन। इनडायरेक्टली ठीक हो। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इट हेल्प इन रिपेयरिंग, हीलिंग, रीजनरेशन, है ना। तो विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वेसल वॉल रिपेयर नहीं हो पाएंगे, हीलिंग नहीं होगी। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, एक्वायर्ड एंड हेरिडिटरी कंडीशंस। इन्फेक्शियस एंड हाइपरसेंसिटिव वेस्कुलाइटिस, ये these are some infections, that is rickettsial and meningococcal and HSP. Other is platelet disorders. Platelet disorder में again thrombocytopenia या thrombocytopathy. Thrombocytopenia is inadequate number of platelets and thrombocytopathy means adequate number but abnormal function. Thrombocytopenia क्यों हो सकता है? It can be of several causes like drug induced, bone marrow failure, hypersplenism या other causes. Drug induced means side effect ना। drug induced का क्या होता है? drug induced में क्या होगा? drug की because of drugs कभी कभी antibodies develop हो जाते हैं, which antibodies coated with the platelet glycoproteins, और उसकी वजह से platelets जो अपना normal role है वो नहीं कर पाता है। सो ड्रग इंड्यूस्ड एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का। इसलिए पेशेंट अगर ऑलरेडी किसी फीवर में है या उसको कोई डिसीज चल रही है तो क्लिनिशियन हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ ड्रग टेकिंग, ठीक है। बोन मैरो फेलियर मीन्स बोन मैरो मतलब ऊपर से ही प्लेटलेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मेगाकैरियोसाइट्स या तो रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है या फिर मेगाकैरियोसाइट है लेकिन
पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो जो भी प्लेटलेट्स बना रहे हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं और वो एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं। अगेन हाइपरस्प्लीनिज्म में भी यही होता है, स्प्लीन जो होती है उसका जो जो फैगोसिटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगर प्लेटलेट नॉर्मली जब वहां से पास करती है तो जो बिकॉज ऑफ फैगोसिटिक एक्टिविटी प्लेटलेट्स को एनगल्फ कर लिया जाता है और वो उसको बाहर ब्लड में नहीं आने देती, एंड फाइनली प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सो इट ऑल्सो कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड अदर कॉजेज में और भी बहुत सारे आईटीपी वगैरह, अदर लिम्फोमा, एचआईवी और आईटीपी। आईटीपी एक अलग से टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपैथी दैट इज यूरेमिया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, एमपीएन और ड्रग इंड्यूस्ड। इसमें प्लेटलेट्स या मेगाकैरियोसाइट्स जो है वो नॉर्मल नंबर में है लेकिन उनका फंक्शन डिरेंज हुआ है। फैक्टर डेफिशिएंसीज मींस जो क्लॉटिंग फैक्टर के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जो रिक्वायर्ड थे वो फैक्टर्स की कमी है। हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी एंड वॉन विलिब्रेंट डिसीज। हीमोफिलिया भी अलग से क्लास है जिसमें कवर होगा। हीमोफिलिया ए इज क्लासिकल हीमोफिलिया, 80 to 85% ऑफ ऑल हीमोफिलिया। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और फैक्टर 8 अगर कमी होगी तो क्या इंक्रीज होगा? पीटीटी, क्योंकि फैक्टर 8 किसके लिए हेल्प कर रहा था? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। And second one is hemophilia B. It is also called Christmas disease. That is 10 to 15% of all hemophiliacs. Deficiency of factor 9. And lab test again it may be PTDT increase होगा. Von Willebrand disease, deficiency of VBF and amount of factor 8. Lab disease में बीटा और PTD दोनों increase होंगे. अदर और कभी पेशेंट्स किसी ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे हो, लिवर डिसीजेस, क्योंकि ये फैक्टर सारे प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर। अगर लिवर की ही डिसीजेज होंगी तो फैक्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। माल एब्जॉर्प्शन, अगेन अगर इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? सारा लिवर रिलीज कर रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन में, इसलिए अगर कोई भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगी तो भी ये फैक्टर्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एंड एंटीबायोटिक्स, so inhibitors is 30% of people with hemophilia develop an antibody to the clotting factor they are receiving for treatment. These antibodies are known as inhibitors. These patients are treated with high dose of factor 8 activated for bleeds or surgery. This overrides defect in factor 8 or factor 9 deficiency. Long-term management involve attempting to eradicate inhibitors by administering high dose factor 8 in a process called immune tolerance. So first is bleeding disorders. Clinically bleeding disorders because of two causes. First is या तो प्लेटलेट में प्रॉब्लम है या कोगुलेशन फैक्टर्स में। प्लेटलेट के जो ब्लीडिंग की जो साइट होती है दैट इज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। कोगुलेशन वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यू, डीप इन सॉफ्ट टिश्यू लाइक जॉइंट्स और मसल्स। पेटेची फॉर्मेशन प्लेटलेट में होता है। इकाइमोसिस प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की वजह से स्मॉल और सुपरफिशियल रहते हैं, और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स की वजह से लार्ज और डीप। हीम आर्थरोसिस दैट इज मसल ब्लीडिंग, अगेन क्योंकि मसल में है तो ये कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में कॉमन होगा। ब्लीडिंग आफ्टर कट्स एंड स्क्रैचेस प्लेटलेट्स की वजह से इजीली वो डेवलप होता है। एंड ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी और ट्रॉमा अगर इमीडिएट है तो प्लेटलेट होता है, और डिलेड 1-2 दिन बाद अगर आता है तो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स की वजह से आता है। सो ये जो ब्लूइश दिख रहा है दैट इज पेटेची। एंड हेमाटोमा जो होता है ये जॉइंट्स में दिखता है, दैट इज जो आपके नी जॉइंट्स में है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं प्लेटलेट्स में। अगर आपके प्रेशर के साथ ये ब्लैंच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर प्रेशर के साथ ब्लैंच होते हैं तो नहीं होते हैं तो दैट इज पेटेची, नॉन पाल्पेबल होते हैं। ठीक है, दैट इज हीम आर्थरोसिस, हेमाटोमा फॉर्मेशन, पेटेची, पर्प्यूरा, इकाइमोसिस, ये जो सारे होते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट फैक्टर प्लेटलेट्स के डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। सो कोगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर्स, इसमें आता है इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब कि जेनेटिक या इनहेरिडिटरी की वजह से है, दैट इज हीमोफिलिया ए एंड बी, वीबीएफ डिसीज। एंड एक्वायर्ड में आते हैं लिवर डिसीजेस, विटामिन के डेफिशिएंसीज एंड डीआईसी। हीमोफिलिया ए एंड बी कोगुलेशन फैक्टर, हीमोफिलिया ए की जो डेफिशिएंसीज होते हैं दैट इज फैक्टर 8 एंड हीमोफिलिया बी में 9। इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं दोनों ही,
इसीलिए एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होगा कि दोनों ही पेरेंट्स में वो जीन होना चाहिए। इंसिडेंस 1 in 10,000 एंड इसमें 1 in 50,000। सिवियरिटी लेस देन 1 to 5% मॉडरेट होता है एंड 5 to 25% इज माइल्ड। कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग रहता है। एंड द लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें प्लेटलेट के जो नंबर्स हैं या क्वांटिटी है उसके ऊपर है, दैट इज एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डायल्यूशन इफेक्ट, डिक्रीज प्रोडक्शन या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। क्वालिटेटिव में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स या एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स मीन्स मेडिकेशन, CRF। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इम्यून मीडिएटेड हो सकता है, दैट इज इडियोपैथिक, ड्रग इंड्यूस, कोलेजन वेस्कुलर डिसीजेस, लिम्फोप्रोलिफरेटिव, सार्कोइडोसिस या नॉन इम्यून मीडिएटेड में आता है DIC और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। ये सारे कॉजेज हैं और ये लर्न करने होते हैं। लिवर डिसीजेज एंड हीमोस्टेसिस। लिवर जो होता है, लिवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स को रिलीज करता है, फिब्रोलाइटिक सिस्टम्स के फैक्टर्स को रिलीज करता है। इसलिए जब भी लिवर डिसीजेज होगी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि लिवर डिसीजेज में क्या होता है, लिवर अगर डैमेज है तो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2nd, 7th, 9th, 10th, 11th एंड फिब्रिनोजन। विटामिन K की डेफिशिएंसी, डिसफिब्रोजेनेमिया, एनहांस फिब्रिनोलाइसिस, DIC और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू हाइपरस्प्लेनिज्म। ठीक है। लेबोरेटरी इवैल्यूएशन में PTTT और PT हम देखते हैं सरफेस एक्टिवेटिंग एजेंट, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। PT में होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। PTT होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है और PT जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। फाइनली ये दोनों कंबाइन करते हैं कॉमन पाथवे में, दैट इज थ्रोम्बिन टाइम। फिब्रिनोजन इस फेज पे आके फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है एंड फाइनली फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ये है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगर इसके किसी भी फैक्टर में कोई भी डेफिशिएंसीज होगी तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली डिसीज डेवलप होगी। ठीक है। इसके 2 टॉपिक और हैं, वन इज ITP एंड सेकेंड वन इज हीमोफिलियास। वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।